हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं क्लास 9 सामाजिक विज्ञान एसएसटी की वर्कशीट नंबर 24 को। आज की जो वर्कशीट है बहुत आसान भी है, बहुत मज़ेदार भी है। आज हम पढ़ने वाले हैं रशियन रेवोल्यूशन यानी रूस की क्रांति के बारे में थोड़ा और लेनिन के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम कंटेंट को समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर उनको हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये हमारी वर्कशीट नंबर 24 है। हमारा सब्जेक्ट विषय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, और उसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसका सेकंड चैप्टर है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। आज की दिनांक है 29 अगस्त 2020। अब रूस में समाजवाद आया कैसे? 1871 में फ्रांस के पेरिस नगर में पहला जो कम्यून है, जिसको हम पेरिस कम्यून बोलते हैं। कम्यून क्या है? एक तरीके से संघ है, उसको आप संघ कह लीजिए, यूनियन कह लीजिए, उसका गठन होता है। और जो लोग हैं वो वहाँ की नगर परिषद पर कौन कौन से लोग? मजदूर भी होते हैं, पेशेवर भी होते हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, वकील, वो भी होते हैं, आम लोग होते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं। वो वहाँ पर जबरन जन सरकार के तौर पर कब्जा कर लेते हैं, यानी कि सरकार बनाते हैं। और किसका गठन होता है? पेरिस कम्यून का। ओके, अब पेरिस कम्यून का क्या महत्व होता है कि पेरिस कम्यून के बाद दुनिया भर के जो समाजवादी लोग थे, जो समाजवाद में विश्वास रखते थे कि समाज में समानता होनी चाहिए, उनको प्रेरणा मिली। किसके लिए? कि और देशों में भी समाजवादी सरकार है उसका गठन किया जाए। और यहीं से मजदूरों का लाल झंडा, कम्युनिस्टियों का झंडा स्वीकार कर लिया जाता है। आपने देखा होगा चुनाव के समय में लाल झंडा दिखाई देता है, उसके ऊपर हथौड़ा या हंसिया बनी होती है, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा होता है, कम्युनिस्टों का झंडा होता है, तो वो झंडे को स्वीकार कर लिया जाता है। 1905 में क्रांति होती है रूस से। जो 1917 की क्रांति, उससे पहले 1905 में भी क्रांति होती है। हालांकि वो क्रांति असफल होती है, खूनी व्यवहार की घटना होती है, मजदूरों को मार दिया जाता है। लेकिन दो बदलाव आते हैं रूस में। पहला, वहाँ पर ड्यूमा का गठन कर दिया जाता है। ड्यूमा का वहाँ की संसद का नाम है। दूसरा, कुछ लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है, यानी कि पहली बार वोट डालने का अधिकार उसमें मिल जाता है। तो दो बदलाव आते हैं 1905 की क्रांति के बाद। जापान से पराजय होती है, सेना में अराजकता फैल जाती है, और भ्रष्ट प्रशासन के कारण आम जन में असंतोष की भावना वो और बढ़ जाती है। यानी कि 1905 की क्रांति को तो दबा दिया जैसे तैसे करके, लेकिन क्योंकि जापान से हार जाता है रूस, एक बड़ा देश एक छोटे से पिद्दी से देश से हार जाता है। दूसरा, सेना है वो भी खुश नहीं होती जार से। तीसरा, भूखमरी, बेरोजगारी, अकाल जैसी समस्या के कारण जनता भी खुश नहीं थी। इसके कारण वहाँ पर अराजकता होती है। तो 1905 की जो असफल क्रांति है, उसके बाद बनी जो ड्यूमा है, और सरकार के बीच में खींचतान चलती रहती है, क्योंकि ड्यूमा का गठन किया गया था किसके लिए? कि एक बार क्रांति को दबा दिया जाए, यानी कि किसी भी तरीके से। तो इसके लिए ड्यूमा का गठन किया गया था। तो ये वाद विवाद चलता रहता है, ड्यूमा नाम मात्र की ही बनाई जाती है। और ड्यूमा और सरकार दोनों कमज़ोर हो गई इसी लड़ाई में, क्योंकि एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे थे। 1912 में चौथी ड्यूमा का जब चुनाव होता है, तो उसी वक्त प्रथम विश्व युद्ध है, उसमें रूस शामिल हो जाता है। जहां रूस की असफलता से धीरे धीरे सेना पर भी इसका नियंत्रण कम हो जाता है, कि वहां पर रूस शामिल हो जाता है। 1912 के चुनाव के बाद 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चलता है, तो रूस की सेना उसमें शामिल होती है। रूस की सेना को हार का सामना करना पड़ता है पोलैंड में, जर्मनी में, और जनता पहले से ही तंग थी। अब इस हार से दो और असर पड़ते हैं। एक तो फसल बर्बाद हो जाती है, दूसरा ये कि सरकार है वो करों में वृद्धि कर दिए जो भी खर्चे पूरे करने के लिए। तो जनता में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और सैनिक भी नाराज़ होते हैं कि इस युद्ध में हमें भाग लेने की ज़रूरत नहीं थी, और युद्ध लंबा भी खिंच जाता है। अब पूरे देश में क्या होता है कि मार्च 1917 में पेट्रोग्राद में भूख और बदहाल जनता है, क्योंकि वहाँ पे भूखमरी के हालात पैदा हो जाते हैं रूस में। फसलें बर्बाद हो चुकी थी, महंगाई बढ़ चुकी थी, तो वहाँ पर जनता है वो लूट मार करने लगती है, सड़कों पर उतर आती है, जैसा कि फ्रांस में हुआ था। और सेना को गोली चलाने का आदेश दिया जाता है, लेकिन सेना अपना पाला बदल लेती है, जनता के साथ हो जाती है कि हाँ, जनता है वो भूख से बेहाल है, इसका समाधान चाहिए। ऐसे माहौल में समाजवादी कामगार पार्टी के बोल्शेविक, यानी कि दो गुट बन जाते हैं। समाजवादी कामगार जो पार्टी है, सोशलिस्ट लेबर पार्टी इसको आप बोल सकते हैं, सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी जो रूस में प्रमुख पार्टी थी, वो दो गुटों में बन जाती है। बोल्शेविक जिसमें बहुमत में थी, और मेनशेविक जो माइनॉरिटी में थी, अल्पमत में, यानी कि कम संख्या में। दो गुटों में बन जाती है। क्यों बन जाती? क्योंकि बोल्शेविक चाहते थे कि अब हमें क्रांति करनी है, हिंसा का सहारा लेना है। मेनशेविक वाले चाहते थे कि नहीं, हमें धीरे धीरे राजनीतिक सुधार करने हैं, हमें लोकतंत्र के साथ चलना है।
तो इसलिए दो गुटों में बंट जाती है और बोल्शेविक है उसके मुख्य नेता बनते हैं लेनिन, और रूसी क्रांति है वो यही बोल्शेविक पार्टी ही करती है। हड़तालें, विरोध प्रदर्शन और सेना के विद्रोह के बीच जार है वो शासन त्याग दिखते हैं, जार निकोलस द्वितीय। अब ये जार कौन से आ गए? जार का मतलब यहाँ पर वहाँ के शासकों को जार कहा जाता है रूस में। यहाँ पर जो प्रमुख नेता उभर के आते हैं 1917 की क्रांति में वो थे लेनिन। लेनिन है, उन्होंने मार्क्स, कार्ल मार्क्स, एंजल है, उनके विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और प्रभावित होकर के उन्होंने पहली बार जो मार्क्स के साम्यवादी सिद्धांत जो थे उनको उन्होंने वास्तव में जब उनकी सरकार बनती है तो उनको प्रत्यक्ष तौर पर वो लागू करते हैं और देश में समानता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेनिन एक क्रांतिकारी भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। 1917 से 24 तक वो सोवियत रूस और उसके बाद 1922 से 24 तक वो सोवियत संघ के शासन प्रमुख रहे थे। यानी कि पहले रूस अकेला शामिल था, उसके बाद सोवियत संघ तब बनता है जब उसमें कुछ और देश शामिल हो जाते हैं। तो ये था रूसी क्रांति में क्या क्या हुआ, कुछ घटनाएं हमने पढ़ी आसान से तरीके से। अब 4 आसान से छोटे छोटे प्रश्न दिए गए, उनके उत्तर को हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला, प्रथम पेरिस कम्यून का क्या महत्व है? पहली पेरिस कम्यून है, उसका महत्व क्या है? पेरिस कम्यून ने समाजवादियों को पूरे दुनिया में समाजवादी सरकार बनाने के लिए प्रेरित किया था। दूसरा क्वेश्चन दिया गया 1905 के बाद रूस में कौन से राजनीतिक परिवर्तन दिखाई दिए थे? तो 1905 की क्रांति के बाद ड्यूमा जो रूसी संसद है उसकी स्थापना होती है। पहला परिवर्तन तो यह आया था। दूसरा, लोगों को मत डालने का यानी कि वोट डालने का अधिकार मिल गया था। तीसरा है बोल्शेविक और मेनशेविक है, उनके बीच में असहमति क्या थी, क्या अंतर था? बोल्शेविक थे वो चाहते थे कि एक क्रांति हो, यानी कि एक क्रांति की आवश्यकता पर विश्वास था, वो चाहते थे कि एक क्रांति जरूरी है। जबकि मेनशेविक थे वो चाहते थे क्रमिक मतलब धीरे धीरे राजनीतिक सुधार होने चाहिए और संसदीय प्रणाली है उसमें भाग लेने के पक्ष में थे। तो ये मुख्य अंतर था। फोर्थ क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रूसी क्रांति में लेनिन का योगदान क्या था? 1917 की रूसी क्रांति में लेनिन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह रूसी क्रांति 1917 में बोल्शेविकों का प्रमुख नेता था। उनके नेतृत्व में क्रांतिकारी सरकार ने कड़े भूमि सुधार की शुरुआत की, देश को एक समाजवादी देश में बदला। उन्होंने 1917 से 22 तक जो गृह युद्ध चला था उसमें बोल्शेविकों को जीत भी दिलाई थी, जो बोल्शेविक और मेनशेविक के बीच में चला था। चौथा, उन्होंने नई आर्थिक नीति पेश की जिन्होंने पूरे रूस को ही बदल के रख दिया, जो राज्य की एक प्रमुख भूमिका के साथ मिश्रित आर्थिक प्रणाली थी। पांचवा, उनकी सरकार ने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया और इसके लिए उन्होंने उत्पादन के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया कि सभी जो कारखाने होंगे वो सरकार के नियंत्रण में होती है। ये उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी रूस में और उसकी क्रांति में और नया रूस बनाने में। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, बहुत आसान थी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।